हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस ऑनलाइन सेशन में मैं अंकित जैन आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक साउंड। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूँ साउंड चैप्टर की, साउंड चैप्टर के डिस्कशन में सबसे पहले बात की है आपको मैं बोलता हूँ कि हम एक साउंड का डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब आप समझते हैं कि साउंड आपको बोलने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपके पास तक मेरा साउंड पहुँच पा रहा है, तो आप कहेंगे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ साउंड जो हमें रिक्वायर्ड है वो आप बोल रहे हैं, उतना अमाउंट ऑफ साउंड हमें सुनाई दे रहा है। मतलब सिंपल सा अगर आपसे बोलूँ कि अगर मुझे एक बड़े हॉल के अंदर नंबर ऑफ लार्ज स्टूडेंट, जब लार्ज स्टूडेंट्स होंगे तो वहाँ बोलने के लिए क्या होगा, मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी होगी। तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी, मतलब मुझे जो मेरी एनर्जी को ट्रांसफर करना है वो लॉन्ग डिस्टेंस से करना है। मतलब सिंपल सा बोलूँ, साउंड को ट्रेवल कराना है, उसको लार्ज डिस्टेंस के लिए कराना है। तो वही बात कर रहे हैं हम, तो साउंड की बात कर रहे हैं। साउंड मतलब क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो सबसे पहले तो बात की जाएगी साउंड। साउंड अगर सिंपल सी बात की जा रही है तो साउंड से आपको ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। जब एनर्जी को ट्रांसफर करना है हमें एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए क्या होगा, अगर मैं सिंपल सा बात करूं आपसे, अगर मैंने कहा कि मान लीजिए साउंड की बात करें तो कोई भी साउंड कब जनरेट होगा कि सर जब भी कहीं पर वाइब्रेशन जनरेट हो। मान लीजिए मैंने कोई एक सिंपल प्लेट है, उसके ऊपर मैंने एक साउंड जनरेट किया या ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसके लिए मैंने उस पर वाइब्रेशन जनरेट किए, तो आप देखते हैं कि वाइब्रेशन जनरेट होते हैं तो हम वहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हमें साउंड फील होगा। तो साउंड के लिए क्या होगा, जब वाइब्रेशन जनरेट करें। देखो ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ये किस तरह से हो रहे हैं। मान लीजिए आपसे मैंने कहा स्ट्रिंग वेव की बात करते हैं, आपने सुना होगा स्ट्रिंग के अंदर जब वेव जनरेट होती है तो क्या वेव क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग थी, ये एक वेव जनरेट करी मैंने, तो आप जानते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो वो जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनका वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर पैटर्न में होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ हो रहा होगा, या क्यों हर पार्टिकल एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन कर रहा होगा। तो जो वेव है वो क्या चीज बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, वेव नाम दिया। मतलब ये सिंपल सा कहूँ, मैंने उस पैटर्न को एक पर्टिकुलर जो वाइब्रेशन हो रहे थे सभी पार्टिकल्स में, उनमें जो उनका बिहेवियर था, जो मान लीजिए एक तरह का नेचर शो कर रहे थे, वो सारे पार्टिकल्स देखूंगे, या मैं कहता हूँ इस तरह से हमने हर पार्टिकल की वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट किया, तो वो जो हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उसे क्या नाम देते हैं, वेव। अब देखो मैं सिंपल से आपसे बात करूँ तो सिंपल सा कि वेव क्या किस तरह की हो सकती है, किस किस तरह से आप डिवीजन करेंगे कि वेव कैसे हम बोल रहे हैं। पहले तो मैंने आपको सिंपल सी बात करी है कि जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है उनको पर्टिकुलर पैटर्न में रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पर इस तरह से उसको मूव कराया, समझ में आ गई, इस तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एक वेव जनरेट हुई। अब मैं आपसे कहता हूँ ये जो वेव जनरेट हो रही है, इस वेव के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो सारा डिस्कशन हम अभी बाद में करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो वेव हमारे पास जनरेट होगी पर्टिकुलर, देखो यहाँ के सभी पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम नेचर शो कर रहा है, ये पार्टिकल सेम नेचर शो कर रहा है। तो इस तरह से जो पार्टिकल सेम तरह के नेचर शो कर रहे थे उनके गुण, जैसे ये पार्टिकल सेम नेचर शो कर रहा है, तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर उनको वेव नाम दिया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे हमने, अब यहाँ पर देखो हमने किस बेसिस पे वेव का डिवीजन कर रहे हैं, तो फर्स्ट करा हमने ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। जब हम हमारी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होंगे, या मैं बोलता हूँ मैं यहाँ से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए जो मेरे मीडियम की हेल्प लूंगा, तो वहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, उस पर डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिवीजन किया है। या फिर मैं कहता हूँ हमारे जो पार्टिकल वाइब्रेट्स हो रहे हैं उनके पार्टिकल के वाइब्रेशन, यहाँ तो क्या करा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट, हमें मीडियम किस तरह से रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पर डिवीजन किया है, और यहाँ कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो देखो हमने क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट हमने क्या करा, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव। तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनके नाम से हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब जब आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जैसे मैं बात करता हूँ आपको, आप जानते हैं कि साउंड को हम क्या कर सकते हैं, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इसको ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड है, तो मीडियम रिक्वायर्ड है वेव को, साउंड को मूव कराने के लिए। तो उसी तरह से मैं बात करता हूँ कि मैकेनिकल वेव क्या होंगी, जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करता हूँ
कि वैक्यूम के अंदर बात करेंगे हम, तो वैक्यूम के अंदर हमारा जो साउंड है वो मूव नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर बात करी जाए तो जिन वेव्स को मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो वेव्स कौन सी कहलाती हैं? जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है कौन सी होगी? हमारी नॉन मैकेनिकल वेव। तो देखो मैकेनिकल वेव्स के अंदर कौन कौन सी वेव है, इनके एग्जांपल में अगर आपको दूं तो साउंड वेव इसका एग्जांपल है, स्प्रिंग वेव हो गई, स्ट्रिंग वेव हो गई, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? मैकेनिकल। ऐसे कई सारे और भी अदर एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं किसके हैं? मैकेनिकल वेव के। देखो इसका अगर एग्जांपल तुम्हें साउंड वेव का, तो आप जानते हैं कि मान लीजिए मेरा कोई सोर्स है जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से साउंड जनरेट कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे ये सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से साउंड जनरेट होगा ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से वाइब्रेट होगा। तो मान लीजिए ये पार्टिकल इस तरह से अपनी पोजीशन से इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है, सेम इसी तरह से ये पार्टिकल भी वाइब्रेट हो रहा है, ये पार्टिकल भी वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगी पार्टिकल टू पार्टिकल, तो यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल मीडियम के रिक्वायर्ड है। तो यहाँ मीडियम रिक्वायर्ड था तो उसको हमने किसको लिया, उसको किसमें लिया, उसे मैकेनिकल वेव में। सेम बात करूँ मैं आपको स्प्रिंग वेव में, तो स्प्रिंग क्या है हमारी, जैसे आप जानते हैं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है इस तरीके से और ये सिस्टम इस तरह से प्रेजेंट है और मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ये एम मास का ब्लॉक कनेक्ट कर रखा। मान लीजिए मैं इसको प्रेस करूंगा तो आप जानते हैं जैसे मैं इसको झटका दूंगा तो आप जानते हैं कि इस वेव का फॉर्मेट कैसा दिखेगा आपको इस वेव का फॉर्मेट, इस स्प्रिंग का जो फॉर्मेट है वैसा दिखाई देगा। मतलब कुछ बिल्कुल पास में आ जाएंगी, कुछ दूर हो जाएंगी, फिर कुछ पास में आ जाएंगी, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न शो दिखाई देगा सर। वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेव को। यहाँ पर सर स्प्रिंग को बीच में से कट कर दीजिए आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर जो वाइब्रेशन जनरेट किया था वो आगे तक मूव नहीं कर पाएगा, मतलब मुझे मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग वेव के लिए भी हमें कौन सी में काउंट होगी? मैकेनिकल वेव में। सेम बात करें स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग ये रहा एग्जांपल। आपको अगर स्ट्रिंग को बीच में से कट कर दूंगा तो आप जानते हैं जो आपने एक वाइब्रेशन जनरेट किया, आपने वेव जनरेट करी है वो आगे तक मूव नहीं कर पाएगी, वहाँ वाइब्रेशन आगे तक मूव नहीं कर पाएगा। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? हमारा मैकेनिकल, मतलब वहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी एग्जांपल हो गए हमारे किसके? मैकेनिकल। आपके एग्जाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें इसी तरह से पूछा जाएगा कि सर कौन सी स्ट्रिंग वेव किसमें काउंट होगी, मैकेनिकल में, नॉन मैकेनिकल में। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। नॉन मैकेनिकल की बात करें तो मैं क्या कहा आपको कि जिनके लिए, जैसे मैं आपको याद है सर से आने वाली लाइट है, अगर बीच में से कोई मीडियम आ जाता है तो उसकी अमाउंट कम हो सकता है पर एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब वहां पर वेव मूव करेगी। तो मतलब इनका मीडियम पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरे है, आप जानते हैं एक्सरे के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट का एक्सरे लिया जाना है तो हम जानते हैं कि वहाँ पर एक्सरे वेव्स का यूज किया जाएगा, तो वो हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए अंदर चली जाती है और हमारा जो भी वहाँ पर फोटो लेना है वो आसानी से लिया जा सकता है। तो उस जगह पर कौन सी वेव यूज की जा रही है? नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हो गए, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव्स, ठीक है, और ये सभी किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो इन सभी के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तो दो डिवीजन करा हमने ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट बात करूंगा मैं आपसे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, कौन कौन सा? एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। याद रखें, अभी भी वापस बोला मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। अब मुझे उससे मतलब नहीं है कि उनको मीडियम रिक्वायर्ड है या नहीं है। देखो इसमें हो सकता है कि कुछ वेव्स इसमें आ रही है, कुछ इसमें आ रही हो, क्योंकि हम डिवीजन किस बेसिस पे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपसे बात करूं अभी यहाँ पर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे कर रहे हैं, तो देखो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो किसे बोला हमने? जब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट या ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब क्या बात करें हमने, जो ऑसिलेशन होना चाहिए पार्टिकल्स का वो किसमें होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, मतलब पैरेलल रहना चाहिए। जैसे मैंने साउंड के लिए बताया आपको, साउंड में जो वेव है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव रिप्रेजेंट करूंगा तो आप समझेंगे ये वेव मेरी इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रहा है वेव का। जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कौन सी कहलाएगी? हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव।
तो इसके अंदर देखो जैसे साउंड वेव की बात करूँ या स्प्रिंग वेव की बात करूँ, ये दोनों किसमें आएगी हमारी, ये आएंगी लॉन्गिट्यूडनल में। देखो इस साउंड वेव की तो बात एग्जांपल समझ में आ गया। स्प्रिंग वाले में क्यों है, स्प्रिंग में आपको देखा है हम स्प्रिंग के अंदर पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर नहीं होगा, कैसा होगा, पैरेलल होगा। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट होगी उस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट होगी। तो इसलिए से किसका एग्जांपल आ जाएगा, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का। सेम बात करेंगे हम इसकी ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स, जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, या मैं बात करूं ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। जो हमारी वेव प्रोपेगेट हो रही है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है हमारी, और जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, वो पार्टिकल का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। बात समझ में आ रही है। तो अगर दोनों 90 डिग्री पर है तो कौन सी वेव कहलाएगी हमारी, है ट्रांसवर्स वेव। तो इसका एग्जांपल कौन सा आ गया, स्ट्रिंग वेव इसका एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से वाटर के अंदर जो वाटर की सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहे होते हैं। तो वाटर की सरफेस की बात करें हम, तो वाटर की सरफेस पे कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव। याद रखिएगा कि वाटर के जो इनसाइड वाटर बात करें हम, पानी के अंदर जो वेव मूव करेगी वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, और जो सरफेस पर होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। इसलिए अगर आपसे कभी भी वाटर की बात की जाए तो वाटर वेव्स दोनों तरह का बिहेवियर रखेगी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। बात समझ में आ रही है। तो ये तो हमने डिवीजन किया बेटा किस बेसिस पर, एक तो मीडियम के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट, और एक ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। इसके अलावा हम पार्टिकल वेव्स का और भी डिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे सिंपल सा बात करूँ तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप कई जगह पढ़ेंगे इसे, हालांकि अपने अभी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कहीं पर भी। जैसे प्रोग्रेसिव वेव होती है या स्टैंडिंग वेव होती है, दो तरह की वेव्स पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव वेव होती है जिनमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, जबकि स्टैंडिंग वेव जो होगी उनमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही होगी। तो जैसे हमने एनर्जी के बेसिस पे दो डिवीजन की, एक प्रोग्रेसिव और एक स्टैंडिंग। प्रोग्रेसिव में क्या है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं, हाँ एनर्जी ट्रांसफर होगी, जबकि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही होगी। तो ये हमने एनर्जी के बेसिस पे डिवीजन किया। सेम ऐसे कैसे हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्शंस। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, तो ये 1D वाली कहलाएंगी और ये वाली 2 डायरेक्शन कहलाएंगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो 3 डायरेक्शन आ जाएंगी। तो वो अलग अलग तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं कि कितने डायरेक्शन में उनका वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे वाटर वेव्स हैं वो 2 डायमेंशनली आ जाती हैं। तो सभी एग्जांपल्स का हम बात करेंगे तो क्या है हमारी, वो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम डायरेक्शन के बेसिस पर डिवीजन किया। तो इस तरह कितने भी अलग अलग पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं। मेनली हमारे जो सिलेबस में हमें ये 2 पार्ट ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक का पार्ट आपको मैंने एक बार डिवीजन आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम जो डिस्कशन कर रहे थे वेव का, तो उसके अंदर हम आपको आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं वेव की इक्वेशन के बारे में। तो अब मैं वेव की इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अगर आपसे बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव जो रिप्रेजेंट की जाती है किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, उसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है इस तरह से, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये हमारी एक स्टैंडर्ड वेव फॉर्म रिप्रेजेंट करी हुई है मैंने, जिसको अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूँ तो आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के नाम से लिखा हुआ भी मिल सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन या सिंपल वेव इक्वेशन बोला जाए, तो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसको कैसे समझेंगे हम, अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूँ, मैं एक वेव फ्रंट बना रहा हूँ आपके सामने। इसके अंदर मैंने क्या करा, ये हमारी वेव कुछ इस तरह से चल रही थी, बात समझ में आ रही है, ये हमारी वेव चल रही है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलता हूं कि इस वेव के अंदर जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे अपनी पोजीशन से, देखो क्या है, वेव का प्रोपेगेशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो वेव प्रोपेगेट हो रही है ये मैंने लिखा है VW। तो वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। और जो पार्टिकल वाइब्रेट्स हो रहे हैं वो वाइब्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करा मैंने, अभी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इस तरह से पार्टिकल वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं। देखो जो ये जो वाई है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर हमें कि सर जो y है, y बता रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब
सिंपल सा आप ये समझिए कि ये जो हमारी वेव की डायरेक्शन है, वेव प्रोपगेशन में हो रहा है, तो ये जो पोजीशन ली है मैंने, मेन पोजीशन ली है, इस मेन पोजीशन के अबाउट ए पार्टिकल इस तरह से एसएचएम कर रहा है। एसएचएम कर रहा है मतलब वो एक वाइब्रेट कर रहा है अपनी पोजीशन पर, इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है। तो उसकी जो मेन पोजीशन है उससे जितना उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ रही है? तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और जो जनरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जो भी होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से। मान लीजिए मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, जो पार्टिकल यहाँ पर था उसने डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, वाई से। बात समझ में आ रही है? तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बात समझ में आ रही, कहां से होगा सारा, फ्रॉम मेन पोजीशन। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखो इसके बाद अगर आपको ए समझ में आ गया तो सबसे पहले तो मैं अगर आपसे बात करूं तो ये जो हमारी वेव बन रही है इसके अंदर दो तरह के पैटर्न बन रहे हैं। एक तो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम से डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो जो ये इस पार्ट को हम बोलते हैं, इसको किस तरह से बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है क्रस्ट। बात समझ में आ रही है? और इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रफ। बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह से क्रस्ट और फिर इस तरह से वापस ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, इस तरह से कंटिन्यूअसली ये पैटर्न बनता जाता है। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। मतलब सिंपल सा देखो, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर दूसरी वापस इस तरह से वेव बनेगी, फिर थर्ड बनेगी, इस तरह से कंटिन्यूअसली ये चलते रहेंगे। और यहाँ पर देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये तो देखो जैसे हम पार्टिकल का वाइब्रेशन किससे हो रहा है, परपेंडिकुलर, तो क्या बोला हमने, ट्रांसवर्स वेव बोला। अगर मैं कहता हूँ मान लीजिए मैं साउंड वेव को रिप्रेजेंट करूंगा, तो साउंड वेव के अंदर पार्टिकल्स कैसे होंगे, वो तो सर लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल टू वेव प्रोपगेशन वाइब्रेट होते हैं। तो उसके पैटर्न को भी बनाएंगे तो रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे हम। बात समझ में आ रही है? हालांकि पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं हमारे, तो पार्टिकल तो वाइब्रेट हो रहे हैं पैरेलल टू वेव प्रोपगेशन। उसका वेव पैटर्न बनाएंगे तो उसमें कुछ पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस करे होंगे और कुछ मिनिमम। जैसे देखो ये सोर्स था हमारा, इस सोर्स के थ्रू मैंने क्या करा, इस सोर्स के थ्रू मैंने साउंड जनरेट किया। तो आप जानते हैं कि कुछ पार्टिकल तो एकदम पास पास आ जाएंगे और कुछ पार्टिकल वहां दूर दूर होंगे, फिर कुछ पार्टिकल बहुत पास पास होंगे, फिर कुछ पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे। तो इस तरह से जो पार्टिकल पास पास में आए उन्होंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया। ये पार्टिकल यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था। तो ये जो पार्टिकल पास पास में आए सारे, तो ये क्या कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्रेशन को। बात समझ में आ रही है? और जो ये दूर दूर गए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेयर फ्रिक्शन को। तो ये वाला पार्ट तो रिप्रेजेंट करेगा कंप्रेशन को और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा रेयर फ्रिक्शन को। बात समझ में आ रही है? फिर वापिस कंप्रेशन, फिर ये वाला पार्ट रेयर फ्रिक्शन। तो इस तरह से जो हमें कंटिन्यूअसली कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन मिल रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साउंड वेव को। सर इसमें वेव का प्रोपेगेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूं कि जहां पार्टिकल पास में आए, जहां डेंसिटी ज्यादा हुई, पार्टिकल कंप्रेस हुए, वो कंप्रेशन कहलाया। देखो यही वेव में अगर आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, सेम वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये देखो वेव फॉर्म सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस तरीके से। देखो जो पार्टिकल बिल्कुल पास में आए वो क्या कहलाया हमारा, कंप्रेशन। तो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या होगा, सारे पार्टिकल इधर पास पास में आ रहे होंगे, तो ये जो हमारा नोड कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। और जो नेक्स्ट वाला है, इसमें क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल यहाँ से दूर जा रहे होंगे, तो ये कहलाएगा हमारा रेयर फ्रिक्शन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा कंप्रेशन, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर सारे पास पास में आ रहे होंगे। तो इस तरह से साउंड वेव को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से हमें कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन मिलते जाते हैं। बात समझ आ रही है? देखो यहाँ पर जो पार्टिकल था जिसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट था वही कंप्रेशन है, और नेक्स्ट वाला जो था उसको रेयर फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट किया। अब देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक वेव जो हमारे पास बन रही है, तो एक साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है, तो आपने बोला सर यहाँ से यहाँ तक एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर बन रहा है। या फिर सिंपल सा ऐसा बोला जाता है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक साइकिल बना रहे हैं। सेम अगर मैं बोलता हूँ
एक कंप्रेशन से अगला कंप्रेशन जो होगा वो भी एक साइकिल बना रहा है, या मैं बोलूँ एक जो रेयर फ्रिक्शन है और दूसरा रेयर फ्रिक्शन के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें हमें सर और टर्म्स पढ़नी है, ये तो हमने आपको वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर दिया था। हाँ, इसमें कुछ और पॉइंट और बताने थे मुझे, जिस पॉइंट पर कंप्रेशन होगा उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर प्रेशर, ठीक है हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर कंप्रेशन वाले पॉइंट पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और रेयर फ्रिक्शन वाले पॉइंट पर प्रेशर डिक्रीज होगा, और यहाँ पर प्रेशर वापिस इंक्रीज, मतलब मैक्सिमम प्रेशर तो कहाँ रहेगा, सी पर, और फिर मिनिमम कहाँ रहेगा, आर पर। सेम अगर हम यहाँ पर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो डेंसिटी पार्टिकल की कहाँ है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी इंक्रीज हुई है, यहाँ डेंसिटी डिक्रीज हुई है, फिर यहाँ डेंसिटी इंक्रीज हुई है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्रेशन पर मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम प्रेशर होगा, और जब रेयर फ्रिक्शन होगा तो मैक्सिमम मिनिमम डेंसिटी और मिनिमम प्रेशर होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है आपको, तो अब देखो हम बात समझ रहे थे सर, हमने ए एम्पलीट्यूड को समझ लिया था, वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल समझ लिया था, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। अब देखो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म इसमें क्या, कि सर ये जो वेव थी इसने एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाया, मान लीजिए यहाँ से इसने स्टार्टिंग करी जब टाइम था 0, और जब एक साइकिल कंप्लीट कर लिया तब इसने टोटल जो टाइमिंग लिया उसको रिप्रेजेंट करा किससे, कैपिटल टी से। तो ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल टी यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है? और जो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसे टाइम पीरियड बोला, और उस एक साइकिल कंप्लीट करते टाइम वेव ने जितना डिस्प्लेसमेंट लिया, वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है, वेव यहाँ से यहाँ तक चली, देखो वेव की प्रोपेगेशन डायरेक्शन यही है, तो डायरेक्शन कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, तो एक साइकिल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा। बात समझ में आ रही है? ये कहलाती है वेव लेंथ। क्या कहलाती है हमारी, वेव लेंथ। बात समझ में आ रही है? एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना लग रहा है, बताओ अगर एक साइकिल कंप्लीट करने में लैम्डा लग रहा है तो उसको वेवलेंथ नाम दिया। ये क्या है, हमारी लेंथ है, लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, इसकी यूनिट मीटर सेंटीमीटर, मतलब लेंथ की यूनिट आएगी। तो अगर ऐसे यूनिट की बात करेंगे मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे भी जिस भी यूनिट में यूज करना होगा वैसे कर लेंगे, मतलब ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक क्रस्ट जो बन रहा है उसके अंदर कितनी लेंथ होगी, तो आप जानते हैं ये कहलाएगी हमारी लैम्डा बाई 2। बात समझ में आ रही है? इसकी आधी हो गई नहीं। अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलता हूँ कि अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो बताओ दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी यही होगी। अरे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है पूरा, और एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो लेंथ किसके बराबर होती है, लैम्डा के बराबर। तो वो भी क्या कहलाएगी हमारी, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस जो होगी हमारी वो भी वेवलेंथ कहलाती है, या दो कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस हो या दो रेयर फ्रिक्शन के बीच की डिस्टेंस हो वो भी क्या कहलाएगी हमारी, वेवलेंथ कहलाएगी। देखो मैंने आपको लैम्डा का डिस्कशन कर लिया, टी का डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर सर स्मॉल टी और ये लिखा गया है, तो देखो ये स्मॉल टी बता रहा है किसी जनरल टाइम को। देखो एक नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर ओमेगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कशन करूंगा, ये बात समझ में आ गई हो तो यहाँ पर हम कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मैं आपसे बात करूं, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर टाइम की, तो आप जानते हैं एक वर्ड पढ़ा आपने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। बात समझ आ रही है? तो नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि एक सेकंड में कितने, देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक साइकिल कंप्लीट किया जिसमें t सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में देखो t सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट किया, तो 1 सेकंड में कितने करोगे, तो सर 1 सेकंड में करेगा 1/t साइकिल्स। बात समझ आ रही है? तो 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट किए होंगे वही क्या कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 1/t से। देखो 1/t है तो आप जानते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेकंड इनवर्स, जिसको ऐसा ही यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज। बात समझ आ रही है? हर्ट्ज से इसकी यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी की जो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। अब देखो ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा कहलाता है हमारा क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो जनरल फ्रीक्वेंसी है,
तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। बात समझ में आ रही है? या इसको आप जानते हैं 2πn लिखना हो, इसकी जगह 2πf लिख रहे हैं। ये n और f दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। इसको कई जगह पर आपको n लिखा हुआ भी मिल सकता है, n से भी रिप्रेजेंट करते हैं और f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हैं f को 1/t लिख सकते हैं, तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया 2π/t। बात समझ में आ रही है? तो आपको अगर मैं कहता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको टाइम पीरियड दिया हो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। जनरल फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो जनरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको ओमेगा और फ्रीक्वेंसी रिलेशन। या एक नंबर यूज किया, एक टर्म और यूज की गई है के। ये के क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा, के रिप्रेजेंट करता है क्या, एंगुलर वेव नंबर। किसको रिप्रेजेंट करता है ये हमारा वेव नंबर। अब देखो ये के ये लैम्डा सॉरी जो ये हमारा वेव नंबर है के, इस के को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा अपॉन वी। यहाँ पर जो वी यूज किया जा रहा है वो वी कौन सा है हमारा, ये है वेलोसिटी ऑफ वेव। बात समझ में आ रही है? जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट हो रही है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, हमारी यहाँ पर v लिया जाएगा। तो यहाँ से हम k को क्या लिखते हैं, ओमेगा अपॉन v। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं आपके सामने जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस इक्वेशन के अंदर में k की जगह क्या पुट कर दूं, ओमेगा अपॉन v। तो आप देखो क्या हमारा फॉर्मेट बनेगा, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा अपॉन v इंटू x। इन दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो a sin ओमेगा को क्या लिख सकते हैं पर 2πf। देखो मैंने यहाँ पर ओमेगा दोनों में से कॉमन, दोनों में 2πf रखेंगे तो बाहर तो कितना आ जाएगा 2π, और अंदर कितना बचेगा f। तो देखो f t माइनस एफ एक्स अपॉन वी, और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, 2π t पाई कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन वी टी। बात समझ में आ रही है? तो ये इस फॉर्मेट में भी लिखी जा सकती है हमारी इक्वेशन। तो आपको इस फॉर्मेट में याद करना हो तो इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा ये सब हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, कंपैरिजन करने के लिए एग्जाम में दिया जा सकता है। हो सकता है हमें यहाँ से इसको ओमेगा के फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ ओमेगा के फॉर्मेट में देगा तो आपको क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा कॉमन लिया आपने तो अंदर कितना बचेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। कई बार इस फॉर्मेट में भी ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको जिस भी फॉर्मेट में ऑप्शन दिए हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आपको मेन जो फंडा है हमारा यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो हमारा वेव नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा अपॉन वी। जो ओमेगा है यहाँ पर वो क्या है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने देखा था कितनी होती है 2πf या 2π/t। तो देखो इस ओमेगा की जगह आप और क्या रख सकते हैं सर, इसकी जगह अगर हम बात करें तो ओमेगा की जगह 2πf और अपॉन में v, और आप जानते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं सर, v और f में एक रिलेशन पढ़ाऊंगा मैं भी आपको, तो देखिएगा वहां से, और हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2π/λ। देखो कैसे लिखेंगे अभी आप देखेंगे इस चीज को मैं भी बताऊंगा आपको। यहाँ तक कि अगर मेरी बात समझ में आ गई तो देखो ये तो सारा रिलेशन था हमारा, मैंने ये डिस्कशन करा कि आपने सारी टर्म्स का डिस्कशन किया जो पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो लेमडा बताया है मैंने आपसे, अगर पूरा बोला जाए कि बताइए एक क्रस्ट जो बन रहा है वो लेंथ कितनी होगी, तो λ/2 होगी, तो इसका हाफ कितना होगा, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी λ/4 के बराबर। बात समझ में आ रही है? दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस लैम्डा है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताइए आप, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की बात कर रहे हैं तो इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी कितनी रहेगी λ/2। तो ये लेंथ अगर आपसे पूछा तो वो भी कितनी आ जाएगी λ/2। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। देखो मैं मेन चीज जो डिस्कस कर रहा था आपसे वो ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें इन सभी के डिस्कशन के साथ साथ एक रिलेशन पता होना चाहिए किसके अंदर, जो हमने यहाँ पर वेव की वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया और फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन किया, और यहाँ पर जो हमारा वेव नंबर के बारे में डिस्कशन किया। तो देखिएगा अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो आप देखेंगे कि मुझे इनका रिलेशन कैसे निकालना है। देखिएगा जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके सामने जो वेव नंबर था, देखो मैं सिंपल सा आपसे अभी क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ बताइए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है मैंने आपको v ओमेगा लिख रहा हूँ, तो वेव की स्पीड v लिख देता हूँ वैसे। तो v स्पीड से मूव कर रही है, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ एक साइकिल कंप्लीट किया तो कितना टाइम लिया, कितना लेंथ कवर किया वेव ने, लैम्डा लेंथ कवर किया। तो देखो अगर स्पीड v से मूव कर रही है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रही है। और कितने टाइम के अंदर करिए, t टाइम के अंदर। तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन t हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो सिंपल सा अगर मैं पूछता हूं 1 अपॉन t क्या था हमारा, 1 अपॉन t f था, तो v इक्वल टू f लैम्डा, ये रिलेशन याद कर लो, या कोई सा भी रिलेशन आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो देखो मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पर v अपॉन f, देखो अपने पास क्या आ रहा है, v अपॉन f या f अपॉन v किसके बराबर आ रहा है, 1 अपॉन लैम्डा के बराबर आ रहा है यहाँ से। अरे एक तो ये रिलेशन याद कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा सिंपल सा आप याद रखें, स्पीड कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से मेरे को सर वेवलेंथ, टाइम पीरियड और वेव की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता है। अब देखो यहाँ से भी क्या बोल रहा हूँ आपको, 1 बाई लैम्डा कितना हो जाएगा सर, 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा f अपॉन v। इसलिए मैंने यहाँ क्या करा था, f अपॉन v की जगह क्या लिख दिया था, 1 अपॉन लैम्डा से रिप्लेस कर दिया था। तो इससे हमारा क्या रिलेशन बन गया था, हमारा रिलेशन आ गया था सर कि जो k है वो 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल भी होता है। अगर आपको मान लीजिए k दिया हुआ है तो 2 पाई लैम्डा निकाला जाता है, और अगर लैम्डा पता है तो उससे k निकाला जाता है। हालांकि आपसे इतना बेसिक डेप्थ डिस्कशन नहीं होगा, आपको बेसिक इस इक्वेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या कैसे काम कर रहे हैं उनका आइडिया होना चाहिए, बाकी ये कंसेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने आपको डिस्कस किया है। यहाँ तक का डिस्कशन हमने किया है, इसके अंदर हमने वेव की क्या करा, वेव के इक्वेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब जो हमें आगे डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करना होगा किसके बारे में, आगे डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट इसकी साउंड की प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर ले। तो देखिए हमने यहाँ तक का डिस्कशन कर लिया है, अब हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, साउंड की स्पीड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड, अब तो डिस्कशन में करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले बेसिक बात बोलूँ मैं आपसे, तो आप ये जानते हैं कि साउंड की स्पीड सर साउंड मीडियम पे डिपेंडेंसी है कि मीडियम के अंदर उसको मीडियम रिक्वायर्ड है, विदाउट मीडियम ये मूव नहीं करेगा। क्योंकि कौन सी वेव थी हमने बात करी थी सर, हमारी जो मैकेनिकल वेव की बात करी थी। तो मैकेनिकल वेव के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो मैकेनिकल वेव मतलब मीडियम पे डिपेंडेंसी है। बात समझ में आ रही है? तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं साउंड की स्पीड का जनरल सी बात करूँ, जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो होती है किसने, अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूँ, डायरेक्ट मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, बार बार मैं s नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट समझ जाएंगे आप। स्पीड ऑफ साउंड इसका डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारी वो कितनी होती है, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, मैं एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर डिस्कशन करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 331 मीटर पर सेकंड। तो बात समझिएगा आप, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी ये पर सेकंड के हिसाब से। तो कब, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करेंगे। और सेम बात करेंगे v इक्वल टू होता है हमारा कितना, 343 मीटर पर सेकंड। कब करेंगे ये, एट रूम टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है, एट रूम टेम्परेचर। मतलब मैं अगर सिंपल सा आपसे बोलूं कि आपसे बोल दिया जाए कि अगर हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो इस तरह का जब भी डिस्कशन होगा, जब हमारा साउंड की स्पीड कितनी लेके चलते हैं, 343 मीटर पर सेकंड। तो देखो सबसे पहले तो बात समझ आएगी आपको कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उनको मीडियम में, मतलब जो मीडियम पे डिपेंडेंसी वाली सारी वेव्स होंगी वो किसमें आएगी, इसमें आएगी मैकेनिकल वेव में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी थी मैंने, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए आप जानते हो उसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड से मूव करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये तो पहले बात समझ में आ गई कि आपको कि जो लाइट की स्पीड है उससे कम तो होती है, बहुत कम है उससे, तो देखो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। पर अगर ये जो स्पीड हमारे पास है सर, ये भी तो वेरी कर रही है, तो मतलब ये किस चीज पर डिपेंड करेगी, कि साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, मीडियम पे कैसे कैसे डिपेंड करती है। तो वही चीज अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। और पहले मैं अगर आपसे सिंपल सी बात करूं, आपके जब एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, या तो वो आपको डाटा इसका देगा, और अगर आपको नहीं देता है तो हमें ये ध्यान रखना है, हम जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यहाँ से ऑन एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 330 और 343 है, तो ऑन एवरेज आप 340 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और 330 लेकर भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, आपको जो सही लगे, जिससे आंसर आपको प्रॉपर बैठ रहा हो, आप वो यूज कर लीजिए।
बात समझ में आ रही है? तो इससे दोनों से कहीं गलत नहीं होगा, हमारा इस पे सही होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं कि साउंड की स्पीड की, तो साउंड देखो सबसे पहले तो कैसे डिपेंड करता है। तो अगर सिंपल सी बात करूं मैं, तो साउंड की जो स्पीड होती है वो उस मीडियम की इलास्टिसिटी, अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं यहाँ पर कि अगर आप ऐसे याद ना रखें तो आप तो ये ध्यान रखिएगा कि साउंड की स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। मतलब मैं अगर सिंपल सा आपसे बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि साउंड की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? इलास्टिसिटी। मतलब ये वर्ड अभी आप नहीं जानते, इसको मैं अगर ऐसे सिंपल सा आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे समझाऊंगा कि जो साउंड की स्पीड है, फर्स्ट जैसे हम ले रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर। साउंड की स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड्स के अंदर। उसके बाद साउंड की स्पीड उससे कम होती है किसके अंदर? लिक्विड मीडियम के अंदर। और उससे कम किसमें होती है? गैस मीडियम के। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वो सॉलिड के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि सर इलास्टिसिटी सॉलिड की ज्यादा होगी लिक्विड से इन कंपैरिजन ऑफ गैस। मतलब गैस से ज्यादा तो लिक्विड की होगी, लिक्विड से ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड की। तो यहाँ पर जो डिस्कशन किया जा रहा है किसके बेसिस पे किया जा रहा है? इलास्टिसिटी। हालांकि ये वर्ड अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आप बस ध्यान रखें कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट लिखा है वो किस हिसाब से लिखा है, क्योंकि डेंसिटी का जब कंसेप्ट समझाऊंगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। तो इसको लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि साउंड की स्पीड है वो साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। इसलिए हमने जब मीडियम की बात करी तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगी, फिर लिक्विड में एंड देन गैस के अंदर। अगर मैं बात करूँ आपसे वाटर वगैरह के अंदर देखें तो आप ही जानते हैं कि ये स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी। वहीं सॉलिड के अंदर बात करेंगे तो वो उससे भी ज्यादा रहेगी। तो ये तो डिस्कशन हो गया हमारा मीडियम के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग, यहाँ नेक्स्ट डिस्कशन किया जाएगा हमारा, वो नेक्स्ट डिस्कशन होगा टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। तो देखो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बात समझ में आ रही है ना? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूंगा तो देखो जो साउंड की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। मतलब अगर आपका मीडियम का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं आप, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर उसको चेंज करेंगे तो साउंड की स्पीड क्या होगी? चेंज होगी। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आ गई सर कि साउंड की स्पीड मीडियम पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो ये जो टेम्परेचर है हमारा टी टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर याद रखेंगे हमेशा, इसको किस में लेना है हमें? केल्विन के अंदर। इसकी जो भी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे तो केल्विन के अंदर करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि मान लीजिए 343 टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे 343 था, तो बताइए साउंड की स्पीड कितनी होगी? अगर इसका टेम्परेचर मैं कितना कर देता हूँ, मैं यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए मैं इसको 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो वहां पर जो टेम्परेचर लिया जाएगा कि डायरेक्ट 20 या 80 नहीं लेना है, कितना लेना है वो प्लस उसमें कितना करेंगे 273 करेंगे और उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो याद रखें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे साउंड की स्पीड क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताइए अगर मैं हॉट डेज और कोल्ड डेज की बात करूं तो साउंड की स्पीड हॉट डे और कोल्ड डेज की बात करूं, मतलब मैं समर और विंटर की बात कर रहा हूं, तो आप बताएंगे मुझे साउंड की स्पीड कहाँ ज्यादा होगी? सर समर के अंदर, समर डेज के अंदर। बात समझ में आ रही है ना? समर डेज और विंटर की बात कर रहे हैं हम, तो सर साउंड की स्पीड हॉट डेज में ज्यादा है जबकि कोल्ड डेज में कम है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड देती है। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो पहला था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आएंगे प्रोपोर्शनलिटी हटाकर कांस्टेंट लगाकर क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैं मान लो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कैसे करोगे इसको बता देता हूँ कि V1 टेम्परेचर V1 वेलोसिटी थी कब? जब टेम्परेचर T1 था, और V2 स्पीड थी जब टेम्परेचर T2 था। तो इनका रिलेशन कैसे लिखेंगे आप जानते हैं V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 और V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T2। तो इन दोनों को देखोगे जब आप प्रोपोर्शनलिटी है तो यहाँ हटा के कांस्टेंट लगाओगे तो दोनों डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और टेम्परेचर आएगा T1 एंड
T2 बस याद ये रखना है, इसको किस में लेंगे हम, केल्विन के अंदर लेना है। बात समझ में आ रही है? बाकी क्वेश्चन को आप सोल्व करो आराम से, आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये तो हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना होगा हमें किसके अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग। देखो ये याद रखिएगा आप कि वेलोसिटी ऑफ, जैसे मैं बोलता हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात की जा रही है सर, तो जो साउंड की स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है P बाई रो। या रो क्या है, रो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डेंसिटी ऑफ मीडियम, आसान वाली, और P रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, प्रेशर ऑफ मीडियम। अब बात सुनिए, आपसे जब रो डेंसिटी ऑफ मीडियम और P प्रेशर ऑफ मीडियम की बात की जा रही है, तो देखो सबसे पहले तो याद रखिएगा जैसे ही मैं मेरे मीडियम के अंदर प्रेशर को चेंज करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं इस रूम के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको मैंने कंप्रेस किया, तो मैंने क्या करा, वहां पर उसको कंप्रेस करते टाइम वहां पर प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? तो जब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो आप जानते हैं सारे मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे जिस अमाउंट में प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी और इसका रेशियो क्या रहेगा, अपने आप को मेंटेन रखेगा। तो आप जानते हैं ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर वेलोसिटी ऑफ साउंड नॉट चेंज। याद रखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज, मतलब सिंपल सा आपको याद रखना है, नो चेंज, नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि जैसे जैसे सर हम किसको चेंज करेंगे, हम चेंज कर रहे होंगे प्रेशर को, उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए आपने प्रेशर को बढ़ाया, तो देखो यहाँ पर मैं जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है जैसे प्रेशर बढ़ाया हमने तो पक्का है सर उसी टाइम पे क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी और P बाई रेशियो क्या रखेगा, अपने आप को कांस्टेंट रख लेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रेशर पे किसे डिपेंडेंसी है, तो प्रेशर पे ध्यान रखेंगे आप, प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो अपन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अब क्या कि और किस चीज पे डिपेंड कर सकती है ये चीज, उसकी बात करेंगे। तो देखिए आपके सामने मैं बोलता हूँ, हमने किसकी बात कर ली, प्रेशर की। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। याद रखेंगे जब हमने ये कंडीशन करी है तो ये कब कर रहे हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूं उस टाइम पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए मैं प्रेशर को डेंसिटी को चेंज कर रहा हूं। याद रखिएगा जब जाके ये कंडीशन पॉसिबल होगी जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे होंगे वहां पर। बात समझ आ रही है? अब इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की बात करूं तो देखो मैंने बताया आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये पढ़ा हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के। तो देखो यहाँ पर ये तो होगी स्पीड ऑफ साउंड और रो हो गया डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब देखिए अगर आपने डेंसिटी को इंक्रीज किया तो पक्का है सर इसके कारण क्या होगा, साउंड की स्पीड डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे आप अगर डेंसिटी को वेरी कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि साउंड की स्पीड क्या हो रही होगी, वेरी कर रही होगी। अब देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्चर एयर और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। इन दोनों के बीच में एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रेनी डेज और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई डे। समझ में आ रही है ना? जब इस तरह से आपसे पूछा जा रहा हो वेलोसिटी ऑफ रेनी डेज में ज्यादा होगी साउंड की या नॉर्मल ड्राई डेज की बात कर रहे होंगे जब, तो देखो यहाँ पर जब डिस्कशन किया जाएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ रही होगी, ठीक है,
ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है तो पक्का है उस टाइम पर क्या हो रहा होगा, उस मीडियम की डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी। ये कैसे याद रखेंगे, ये मैंने आपको एक बार बता दूं कि ह्यूमिडिटी जब भी मीडियम की बढ़ रही होती है तो वो उस मीडियम, वो जो सरफेस जो रीजन है, स्पेस है, वहीं से क्या कर रही होती है, उसमें वो वाटर ड्रॉप्स निकाली जा रही है। तो मतलब वहां पर क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है ना, सॉरी डेंसिटी कम होगी। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर डेंसिटी क्या होगी, कम। तो मुझे बताओ, जब आपका मॉइस्चर एयर की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी है तो पक्का है, तो उस टाइम पे डेंसिटी क्या होगी, कम, और डेंसिटी कम है तो साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। सर इनवर्स रिलेशन है, मॉइस्चर एयर की बात कर रहे हैं, आप ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ये कम, तो ये बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है ह्यूमिडिटी पर। बात समझ में आ रही है, ह्यूमिडिटी सर बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। तो ह्यूमिडिटी मॉइस्चर एयर की साउंड स्पीड ज्यादा होगी, इससे ड्राई एयर से। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए ड्राई एयर के अंदर और मॉइस्चर एयर में किसके कब साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, तो हम बताएंगे कब, जब मॉइस्चर एयर होगी। सेम यही एग्जांपल किसके लिए आ जाएगा, यही रीजन क्यों किसके लिए आ जाएगा, रेनी डेज के लिए। बात समझ में आ रही है, तो रेनी डेज में ज्यादा होगी साउंड की स्पीड इन कंपेरिजन ऑफ ड्राई डे की। तो देखो ये सारा मैंने जो पार्ट पढ़ाया आपको, ये सारा डिस्कशन किया है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी, प्रेशर पर और डेंसिटी पर। और इसके पहले मैंने आपको बताया था किसके लिए, जब मैंने बताया था इलास्टिसिटी के लिए सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में ये कंसेप्ट ना लगाएं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। बात समझ में आ रही है, अगर आप सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं तो सर हम वहाँ किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर जब आपको ह्यूमिडिटी या आप बात करो मॉइस्चर एयर, इनकी बात की जा रही है, तब आपको ये कंसेप्ट लगाना होगा डेंसिटी वाला। बात समझ में आ रही है। तो ये सब तरह से हमने पढ़ लिया कि किस किस तरह से साउंड की स्पीड को चेंज किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो आपके जो क्वेश्चन है साउंड पर रिलेटेड, साउंड की स्पीड पर रिलेटेड, वो यहीं से घूम फिर कर आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको बेसिक 3 से 4 कंसेप्ट ध्यान रखने, जिसके थ्रू आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक का पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड से क्या है, मैं सिंपल सा आपसे बात करूं, आपको जब भी कोई भी साउंड सुनना होता है तो आप जानते हैं कि या तो आप नॉइस और एक साउंड, मतलब एक मैं बात करूं आपसे, एक तो नॉइस और साउंड में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। सर जो सुनने में अच्छा लगता है उसे हम म्यूजिक बोल देते हैं। साउंड भी 2 तरह से हमने कर दिया, जो सुनने में अच्छा लग रहा है उसे म्यूजिक बोल दिया, और जो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लग रहा उसे हम क्या नाम दिया, नॉइस। तो कैसे हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को हम बोलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, लाउडनेस की। मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर आपने कोई वेव को अगर कोई साउंड को मूव कराया, और साउंड का अगर हम बात करता हूँ उसकी एनर्जी कितनी है, आपको पर सेकंड कितनी एनर्जी मिल रही है उसके थ्रू, वो हमें क्या बताती है, उसकी लाउडनेस। सिंपल सा देखो, मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ क्या, कि ये एक वेव थी इस तरीके से, ठीक है, और इसी के साथ मैंने कह दिया आपको कि एक वेव बनाई मैंने कुछ इस तरीके से, ये तो हमारी फर्स्ट वेव बन गई, ठीक है। और सेम इसी से मैंने कौन सी वेव बनाई आपके सामने, सेकंड वेव बनाई, जो कुछ इस तरीके से, ये तो हमारी फर्स्ट वेव बनाई है मैंने, देखो ये तो फर्स्ट वेव हो गई। और मान लीजिए मैंने कुछ सेकंड वेव बनाई हमारी, कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो 2 वेव बन रही है आपके पास, एक का एम्पलीट्यूड कम है और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो जो आप जानते हैं कि जिसका एम्पलीट्यूड, मैं अगर सिंपल सी बात करूं, ये ब्लैक वाली फर्स्ट है और सेकंड वाली कौन सी है हमारी, ब्लू। तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, 1 का कम है किससे, 2 से। बात समझ में आ रही है। जब भी हम लाउडनेस की बात कर रहे हैं, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं पर सेकंड, तो जो लाउडनेस है हमारी, इस लाउडनेस को हम मेजर करते हैं किससे, लाउडनेस का डिस्कशन करते हैं तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड। अगर मान लीजिए आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आपका लाउडनेस ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपकी जो एम्पलीट्यूड कम है उस साउंड को आप बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे आप, सॉफ्ट। बात समझ में आ रही है। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला साउंड होगा
ये आपको सॉफ्ट लगेगा, वहीं ये जो होगा ये कैसा होगा, आपका हार्ड साउंड होगा, या फिर मैं बात करूँ लाउड होगा। बात समझ में आ रही है, ये लाउड हुआ, कौन सा, सेकंड वाला। तो आपकी यहाँ से बात समझ में आ रही है सर, जो फर्स्ट वाला था जिसका एम्पलीट्यूड कम था और जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, तो ये तो सॉफ्ट रहेगा और ये कैसा रहेगा, लाउड। किसके अकॉर्डिंग बताया आपने, ये बताया सर हमने उसके एम्पलीट्यूड के। और याद रखिएगा जो लाउडनेस का मेजरमेंट किया जाता है, बात समझ में आ रही है, ये लाउडनेस जो है हमारी, लाउडनेस जो है इसको मेजर करते हैं हम किसमें, डेसिबल में। बात समझ में आ रही है, जिसको डीबी रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसमें किया जाता है, वो मेजर किया जाता है इन डेसिबल। अब बात कर रहे हैं, देखो सर लाउडनेस की तो बात समझ में आ गई, आपने एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग का है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो उतनी ज्यादा लाउड होगी। तो देखो अगर मैं आप मेरे से कहते हैं कि सर आप थोड़ा तेज बोलिए, आपका लाउडनेस बढ़ाइए, तो मैं क्या करूंगा, तो पर सेकंड एनर्जी देनी है वो और ज्यादा दूंगा, मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा अपने साउंड का। बात समझ में आ रही है। सेम अगर मैं बात करूं, क्योंकि एनर्जी एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, वो आपके अलग है, बस यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पिच और श्रिलनेस। तो अगर मैं बात करूं ये प्रॉपर्टी साउंड की कैसे डिस्कस करेंगे, तो अगर सिंपल सा आपसे बोला जाए कि दो साउंड जिनका लाउडनेस सेम है, मान लीजिए एक गर्ल्स और एक बॉय दोनों बोल रहे हैं, गर्ल और बॉय दोनों बोल रहे हैं और दोनों का लाउडनेस क्या है, सेम है, पर उन दोनों की साउंड का डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे हम, तो किसके थ्रू पता लगाएंगे, उसके पिच के थ्रू। पिच क्या बताता है हमें, मान लीजिए मेरे पास ये दो साउंड बना रहा हूं मैं, एक साउंड तो ये ना मेरा, और दूसरा देखो, जब ब्लैक वाले ने दो साइकिल कंप्लीट किए हैं, आपके ब्लैक वाले ने जब दो साइकिल कंप्लीट किए, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट किया और यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइकिल कंप्लीट किया, तो जो जब ब्लू वाले ने एक साइकिल कंप्लीट किया उस टाइम ब्लैक वाले ने कितने कर लिए, दो साइकिल कंप्लीट कर लिए। तो फ्रीक्वेंसी जो ब्लैक वाले की है, मतलब मैं नाम दे रहा हूँ इसको फर्स्ट वाला और ब्लू वाले को दे रहा हूँ सेकंड वाला। तो जो सर फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सर फर्स्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पता लगा रहे हैं क्या कि सर अगर आपको पिच का पता लगाना है तो आपको सबसे पहले क्या देखनी होगी, फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका पिच भी ज्यादा होगा। यहाँ पर आप जानते हैं किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका पिच भी ज्यादा होगा। तो गर्ल्स और बॉयज की आवाज में डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे हम, इसके थ्रू कर पाएंगे कि सर कि उनकी पिच में डिफरेंस है। आप जानते हैं गर्ल्स जो होती है एक सबसे कम टाइमिंग में सबसे ज्यादा बोलती है, तो उसका रीजन ये समझ सकते हैं आप यहाँ पर उनका पिच क्या है, ज्यादा। अब ये तो बात समझ में आ गई सर हमें, हाँ ठीक है सर कि पिच के अकॉर्डिंग हमने चीजों को समझ लिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ आगे कि मान लीजिए ये दोनों चीजें सेम कर दी हमने क्या करा, उसका लाउडनेस भी सेम रखा, उसका पिच भी सेम रखा था। अब बताइए आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपके इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, आपको पता कैसे लगता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का साउंड आपके पास आ रहा है। तो देखो इनका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जिनका साउंड का लाउडनेस और पिच सेम है उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो करते हैं उसकी क्वालिटी और क्वालिटी के थ्रू, यहाँ बोले उसके टिम्बल। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की वो क्या बताती है हमें कि आपके पास जो भी दो वेव आ रही है, मान लीजिए मैं कोई सी भी साउंड, दो अलग अलग तरह के साउंड आ रहे हैं। मान लीजिए पहला साउंड है मेरा कुछ इस तरह से चल रहा है और दूसरा साउंड है वो कुछ इस तरह का रेंडमली पैटर्न ले रहा है। मान लीजिए मैं कहता हूँ उसका पैटर्न कुछ इस तरह का था, देखो दोनों का मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे दोनों का मैं एम्पलीट्यूड सेम ले रहा हूँ, ये जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ले रहा हूँ। मान लीजिए इसका एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है, इसका भी एक साइकिल जब भी कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों जो वेव्स हैं इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट बाय वेव पैटर्न। बात समझ में आ रही है ना। तो
तो वेव पैटर्न के थ्रू हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो उसकी क्या कहलाती है, क्वालिटी। तो मुझे जैसे मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए जो ये वेव ली गई है, ये मान लीजिए पियानो की वेव है, कोई पियानो जो हमारे पास लिया गया, तो ये पियानो का बात की जा रही है और फिर ये हमारे गिटार की बात की जा रही है। तो इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंशिएट जो हुआ वो किसके थ्रू हुआ, क्वालिटी के थ्रू पता लगाया हमने ये। तो आपसे एग्जाम में इसी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं घूम फिर कर। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको मेनली तो इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पिच से और लाउडनेस से। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, ये एप्टीट्यूड के टाइप क्वेश्चन है और ये फ्रीक्वेंसी का। तो ये डिस्कशन हुआ हमारा किसका, ये डिस्कशन हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट करें, फिर देखें नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे अब। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का डिस्कशन करेंगे। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, तो आप इसको इस तरह से समझिएगा कि जिस तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको लाइट के बारे में डिस्कशन किया जाता है, आप जानते हैं लाइट के बारे में, लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सेम डिस्कशन हम साउंड का करें तो साउंड के लिए भी सेम होगा। अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो किसी सोर्स के थ्रू अगर साउंड जनरेट किया गया तो जब वो सरफेस से टकराएगा तो आफ्टर दैट उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जितने एंगल पर साउंड इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट। सेम प्रॉपर्टी शो करता है जैसे हम लाइट के लिए पढ़ते हैं। तो ये मान लीजिए अगर हमारा सोर्स है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, उसको साउंड पूरा ऐसा का ऐसा सुनाई देगा, आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पर जो हम चीज पढ़ रहे हैं इसी को हम आगे जाके किस नाम से पढ़ते हैं, यहीं पर इको नाम से पढ़ेंगे। तो इको क्या है, साउंड का जो रिफ्लेक्ट होकर वापिस सुनाई देना, वही क्या कहलाता है हमारा इको। तो आप जानते हैं जैसे मान लीजिए मैंने एक ये वॉल बनाई है आपके सामने और मैंने कहा कि इस वॉल पर, ये जो वॉल है इस वॉल पर एक सोर्स था हमारा, उस सोर्स के थ्रू मैंने क्या करा, उस सोर्स के थ्रू साउंड छोड़ा गया। तो जब ये साउंड यहाँ से मूव करेगा तो जैसे ही वॉल पर पहुंचेगा, आप जानते हैं वॉल पर जाते ही क्या होगा, वहां से उसका रिफ्लेक्शन होगा और ये साउंड वापस हमें कहाँ मिल जाएगा, उस ऑब्जर्वर के पास जो कहाँ खड़ा था, यहाँ पर मान लीजिए जिस जगह पे सोर्स है वहीं पर खड़ा है। ये तो हमारा कौन है, सोर्स, और यहीं पर मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर। मान लीजिए आप जिस कार में बैठे हुए हैं, आपने हॉर्न दिया और आप हिल एरिया में मूव कर रहे थे तो आपको उसका रिफ्लेक्शन सुनाई देगा जो आपने साउंड दिया। तो कैसे, मान लीजिए आपकी जो डिस्टेंस थी सोर्स की वो डी डिस्टेंस है किससे, वॉल से। इस टाइम पर आपकी जो जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको भी मैं फिक्स कर रहा हूँ और जहाँ पर आपका सोर्स है उसको भी फिक्स लेके चल रहा हूँ। हालांकि आपके क्वेश्चन में अभी कहीं पर भी ये वेरी नहीं कराएगा, बड़ी क्लास में हम जाएंगे तो वहां पर इसका वेरिएशन देखेंगे। तो देखो अभी आपसे कहा मैंने इन दोनों को फिक्स किया हुआ है। अब आपका सोर्स से जो साउंड जनरेट हुआ वो सर 20 स्पीड से मूव कर रहा है, गया और वापिस आया, कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल 2d डिस्टेंस कवर। तो देखो आप जानते हैं सर, हम तो बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप जानते हैं सर स्पीड तो कितनी है मेरी v और 2d डिस्टेंस कवर करा रहे हैं t टाइम के अंदर। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है हमारी, सर वो हम जानते हैं जो साउंड की स्पीड है हमारी वो होती है 343 मीटर पर सेकंड, कितने टेम्पर पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है। तो जब आप इसको 343 या 344 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करने के हिसाब से हमारे ले लेंगे, मतलब लगभग वही लेना है। तो ये साउंड की स्पीड है। अब देखो ये जो टाइम है यहाँ पर, ये टाइम कौन सा टाइम है, जितने टाइम के लिए साउंड इस मीडियम में रहा। तो ये है टी, क्या है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। मैं अभी मिनिमम टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये टाइम कौन सा होगा, जितने टाइम के लिए वो मीडियम में रहेगा। वो तो अपन देख जान रहे हैं जितने टाइम के लिए साउंड मीडियम में रहेगा उसकी। पर मैं अगर बात कर रहा हूँ टी, अगर मैं ले रहा हूँ मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, ये टी मिनिमम ले रहा हूँ मैं, है ना। तो ये क्या है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इको। तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इको की बात कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं इको के लिए जो मिनिमम टाइम लगता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं रिवर्बरेशन टाइम के नाम से जानते हैं।
मतलब सर मुझे कितना मिनिमम टाइम हो कि मुझे साउंड का इको सुनाई दे जाए, तो उसके लिए जो टाइमिंग होता है टी मिनिमम वो कितना होता है, वो टी मिनिमम होता है हमारे पास में 1/10 सेकंड, या सिंपल सा बोल दूं मैं 0.1 सेकंड हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा रिवर्बरेशन टाइम। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको आपका टाइम पता है, आपकी स्पीड पता है, दोनों की वैल्यू पुट करके क्या हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखो मैंने इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारी वैल्यू को पुट करा, तो सर 343 आपने मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड ली है, आपकी टू डिस्टेंस पता करनी है, टाइम कितना लिया 0.1 सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे 34.3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा आपके पास 17.12 ऐसे समथिंग आएगा, तो 17.2 ले रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेट मीटर। सर ये जो डिस्टेंस आया है ये मिनिमम डिस्टेंस आया है, कौन सा डिस्टेंस है ये, मिनिमम डिस्टेंस। सर इको के लिए मुझे तो इतनी डिस्टेंस चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो आराम से इको हो जाएगा। तो देखो फॉर इको कंडीशन क्या है, जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 17.2 मीटर के, और जो टाइम होगा आपका वो टाइम मिनिमम कितना लेना चाहिए, और टाइम मिनिमम लेना चाहिए 0.1 सेकंड। तो ये दोनों कंडीशन है जब जाके हमें इको सुनाई देगी। तो ये तो चीज हमने सारा डिस्कशन किया सर, जब भी क्वेश्चन आएंगे हम इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करके आराम से सोल्व कर लेंगे। आपसे अगर बोला जाता है कि मान लीजिए कि स्टोन को ड्रॉप किया गया है, वो वॉल के अंदर जाता है और वो वाटर सरफेस से टकराएगा, तो आपको साउंड सुनाई देता है, मान लीजिए 2 सेकंड बाद आपको साउंड सुनाई देता है, तो जो अब वो साउंड वो वहां से जनरेट होगा और वो ऊपर आएगा, तो केवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसका आने का स्पीड वही साउंड की स्पीड लेनी है और टाइम लेना। और हो सकता है वो ऐसा दे सकता है जहाँ से स्टार्ट किया वहां से लेकर साउंड को वापस सुनाई देने तक का टाइम दे सकता है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और वहां से जाने वाली टाइमिंग के लिए और आने वाली टाइमिंग को अलग अलग कर देना है। बात समझ आ रही है, वहां से सोल्व करके वहां से सोल्व करते हैं। सेम वही चीजें हैं, बस आपको बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, कौन सा, जो हमने यहाँ पर ये बात करी। बात समझ आ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने नाम सुना होगा, सेम एप्लीकेशन हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, सोनार के अंदर। बात समझ आ रही है। तो सोनार क्या है, सिंपल सा बात करूं मैं कि जितना भी हमें नेविगेशन का वर्क करना है उन सभी के लिए क्या होगा, उन सभी के लिए यही प्रोसेस यूज किया जाएगा। बात समझ आ रही है। तो नेविगेशन के लिए और अदर जो भी प्रोसेस होते हैं जो सी वगैरह में और रिवर वगैरह के अंदर हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें बात करूं आपसे, सोनार जो है ये एक इक्विपमेंट है जो यूज किया जा रहा है किसके लिए, डेप्थ ऑफ सी का पता लगाने के लिए। बात समझ आ रही है। हम ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज कर रहे हैं किसके लिए, डेप्थ ऑफ सी का पता लगाने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो क्या है, मान लीजिए मेरी ये सी है, इस पर इस तरह से मान लीजिए हमारे कोई शिप वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ मान लीजिए मैंने यहाँ पर हमारा क्या लगा दिया है, ये सोनार सिस्टम लगा दिया है इस तरह से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से सोर्स के थ्रू साउंड को भेजा जाएगा, जब वो सरफेस से टकराएगा आफ्टर दैट क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा और साउंड वापस हमें सुनाई देगा। तो देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस डी है, तो जाने में और आने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई हुई डी और डी 2D पसंद आ रही है। और मैं अगर आपसे कहता हूँ मान लीजिए आपने यहाँ पर टाइम वॉच यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपने टाइम का पता लगाया कि मान लीजिए उसको टाइम लग रहा है मेरा कुछ टी टाइम लग रहा है, तो आप सिंपल क्या लगाएंगे, वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर बाकी बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस कितनी, स्पीड तो सर साउंड जा रहा है तो साउंड की स्पीड ले लूंगा, और टाइम डिस्टेंस कितनी आ रहा है 2D, टाइम कितना लग रहा है टी। वही सेम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सेम कंसेप्ट लगाना है। क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप, ये डी फाइंड करोगे और डी से क्या पता लग जाएगी आपको, डेप्थ ऑफ सी का पता लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। डेप्थ ऑफ सी पता लगाना हो, बेसिक सेम कंसेप्ट लगाना है, इको का क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। यहाँ तक का डिस्कशन आपको समझ में आ गया है। तो ये सारा पार्ट था हमारा किस पर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। इसके अलावा एक छोटी सी टर्म और यूज की जाती है यहाँ पर, छोटा सा और पार्ट है जो मैं बताया था आपको, वहां पर और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूँ
कि मैं वेव का डिवीजन कर रहा हूँ किसके बेसिस पर, हम डिवीजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिवीजन कर रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ वेव का। तो देखो यहाँ पर हम 3 तरह की वेव्स की बात करूंगा मैं। एक तो होती है हमारी इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है, और एक होती है हमारे पास ऑडिबल साउंड वेव, और थर्ड हमारे पास कौन सी होगी, अल्ट्रासोनिक वेव। देखो सिंपल सा मैं आपको जिस फॉर्मेट में बता रहा हूं वैसे याद रखिएगा कि आप जानते हैं ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है सर, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, यही होता है, ठीक है। तो इससे छोटी होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंफ्रासोनिक वेव्स को रिप्रेजेंट करेगी। और जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी 20 किलो हर्ट्ज से, वो किस में आ जाएंगी, वो सारी किस में आ जाएंगी, वो आ जाएगी अल्ट्रासोनिक वेव में। देखो जो ये वेव्स हैं इंफ्रासोनिक, ये किसके थ्रू जनरेट की जाती है, ये लार्ज सोर्सेस के थ्रू जनरेट की जाएगी, ठीक है। सॉरी, इसको अपन यहीं पर बात करेंगे, क्या बोलेंगे, जनरेटेड बाय लार्ज सोर्स। वही बात करूं मैं ऑडिबल साउंड के लिए, अपन को बात करने की नहीं, नॉर्मल जो भी मीडियम साउंड होंगे और सोर्सेज होंगे उनकी बात की जाएगी। जबकि वहीं अल्ट्रासोनिक की बात की जाएगी तो ये किससे जनरेट किए जाते हैं, जनरेटेड बाय स्मॉल सोर्स। बात समझ में आ रही है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं इसके इंफ्रासोनिक साउंड्स के, तो आप जानते हैं अर्थक्वेक के टाइम पर जो वेव्स जनरेट होती हैं वो वेव्स कौन सी आएगी, इंफ्रासोनिक वेव्स के अंदर आएंगी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ होती हैं, ठीक है, तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये डिजास्टर भी ज्यादा करेंगी। बात समझ में आ रही है। जबकि वहीं अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करूंगा तो ये क्या होती है, इसका एग्जांपल दूं तो ये आपकी जिन सोर्स के थ्रू जनरेट की जाएगी जो स्मॉल सोर्सेज होंगे। बात समझ में आ रही है। तो जो आपकी बैट्स वगैरह होती हैं वो सारी कौन सी वेव जनरेट करती है, वो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करती हैं सर। और आजकल तो अपन कई सारी इंडस्ट्रीज वगैरह में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको करूं कि वॉशिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, जहाँ पर मैं बोलूँ बड़े बड़े जहाँ पर वॉशिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर अल्ट्रासोनिक मेथड को यूज किया जाता है। अगर आपने मेडिकल डिवीजन के अंदर बात, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर बात की जाए तो मेडिकल के अंदर आपने देखा होगा जहाँ पर वो पेन किलर की फॉर्म में अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाता है, ठीक है। मिल्क इंडस्ट्री के अंदर मिल्क की क्वालिटी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि आपको एग्जाम में अगर कभी पूछ लेगी कि भाई बताइए इसके लिए कौन सी वेव्स का यूज करेंगे, तो ये आपको याद रखना है कौन सी, अल्ट्रासोनिक वेव की। आपको पता है बैट वगैरह होती है, ये इनके पाथ का पता कैसे लगाती हैं, तो ये पता लगाती है सर अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़कर। तो जैसे अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है वो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो उनके अकॉर्डिंग इनको पता लगता है कि हमारे पाथ में कोई डेविएशन जनरेट कर रहा है, डेविएशन है, तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है उस हिसाब से। तो ये सारा जो बैट अपने नाइट के अंदर कैसे मूव कर पाती है उसका रीजन सब यही है, अल्ट्रासोनिक वेव। बहुत समझ आ रही है। तो ये बेसिक और डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी इस साउंड चैप्टर के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्हीं चीजों से क्वेश्चन घूम फिर कर पूछे जाएंगे। आपको मेन जो फोकस करना है किस पर करना होगा, मेनली तो मैंने बताया आपको साउंड की स्पीड पर जितने भी रिलेशन बताए आपको किस किस का इफेक्ट है उसका डिस्कशन ध्यान रखेंगे, और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स और वेव की इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये मेन पार्ट है, और इको वाला पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी आसानी से आपको क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गई, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।